नमस्कार दोस्तों, द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं अध्याय 40 से 50 तक। और इसमें लिन श्वानकोंग की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। हाँ बिल्कुल। वो न सिर्फ उन रहस्यमयी उड़ने वाले चोरों को पकड़ने के करीब पहुंचता है जिन्होंने शहर में काफी उथल पुथल मचा रखी है, बल्कि उसका सामना होता है अपने अतीत के एक दुश्मन से। हाँ, वो बदला भी है इसमें। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक खास डेमन पर्ल, फिर सेक्ट के अंदर की पॉलिटिक्स और कुछ एकदम अनअपेक्षित मोड़ कैसे उसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए खोदते हैं कहानी के इन परतों को। हाँ, ये अध्याय वाकई कई चीजों को छूते हैं, जैसे शक्तिशाली आइटम्स का इस्तेमाल, ये डेमन पर्ल्स वगैरह, सही। फिर व्यक्तिगत बदला और एक ऐसे समाज में टिके रहने की जद्दोजहद जहां ताकत ही सब कुछ है ना। और खास तौर पे जैसा आपने कहा, वो मनलुओ डेमन पर्ल वो कैसे कहानी को मोड़ देता है। बिल्कुल। तो शुरुआत ही होती है ली शियालॉन से। वो लिन श्वानकोंग को एक बड़ी जरूरी बात बताती है। अच्छा, क्या? मनलो डेमन पर्ल की खासियत ये थोड़ा अलग है। ये सीधे हमला नहीं करता, बल्कि बिना किसी डायरेक्ट कंट्रोल के ये 1000 झांग दूर से। 1000 झांग, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, मतलब करीब 3 किलोमीटर या कहें 6 ली, इतनी दूर से दुश्मनों को उनकी गंध और आभा, मतलब उनकी क्यूई ब्लड की यूनिक सिग्नेचर से ट्रैक कर सकता है, फंसा सकता है। अरे वाह! तो ये ट्विन वाइन डेमन पर्ल जैसा नहीं है, वो तो अटैक के लिए था। नहीं, बिल्कुल अलग। वो तो सीधा हमला करता है, ये ट्रैकिंग के लिए है, पैसिव ट्रैकिंग। अच्छा, पैसिव। और यही चीज इसे इतना खतरनाक और यूजफुल बनाती है ना। मतलब इसे लगातार चलाना नहीं पड़ता, बस रेंज में आया नहीं कि उसने पकड़ लिया। हाँ, और 3 किलोमीटर की रेंज, और ये तो कमाल है। ये सिर्फ हथियार नहीं हुआ, ये तो एक सुपर सेंसिटिव ट्रैकिंग डिवाइस बन गया। सही। और वो भी मार्शल कल्टीवेटर की स्पेसिफिक आभा पर काम करता है, तो इससे उसे उन उड़ने वाले चोरों को ढूंढने में बहुत मदद मिलेगी। जाहिर है, क्योंकि वो भी अपनी आभा पूरी तरह नहीं छिपा सकते। बिल्कुल, ये उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। लेकिन देखिए, कहानी में ट्विस्ट तो होते ही हैं। राह इतनी आसान कहाँ होती है। हाँ, कुछ न कुछ तो अड़चन आएगी। जैसे ही लिन श्वानकोंग तीसरे नंबर के गोदाम की तरफ जाता है, चोरों का कोई सुराग ढूंढने, उसे रास्ते में कौन मिलता है? मारुसोंग। अरे, ये वही जिससे पिछली बार झड़प हुई थी। हाँ, वही। और उसकी तो पुरानी खुन्नस है लिन से। शायद उस पिटाई का बदला लेना चाहता है। और ऐसा साफ लग रहा है, मतलब जैसे शू बेई और ये मारुसोंग, ये लोग जानबूझकर लिन के काम में, क्या कहते हैं, टांग अड़ा रहे हैं। अच्छा, क्यों? ताकि झाओ युफेई को फायदा मिले। वो चाहते हैं कि चोर पकड़ने का क्रेडिट झाओ युफेई को जाए। तो ये सेक्ट की अंदरूनी पॉलिटिक्स है। येन तालिस्मैन सेक्ट में ये सब चलता रहता है, अपना रुतबा बढ़ाना, दूसरों को नीचे दिखाना। बिल्कुल। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है मा जियांग की। मा जियांग, वो तो लिन का सपोर्टर है ना। हाँ, और वो आकर सीधे मा रुसोंग को डांटता है, बड़ी सख्ती से कहता है पीछे हटो, और लिन को रास्ता देता है गोदाम में जाने का। अच्छा, तो मा जियांग अभी भी लिन के साथ है, ये अच्छी बात है। हाँ, ये उसकी सपोर्ट को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि सेक्ट के अंदर तनाव कितना बढ़ गया है, गुटबाजी तेज हो गई है। और ये मारुसोंग का क्या, वो किसके दम पर अकड़ रहा था? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि पता चलता है मा रुसोंग को अब कोई नया पावरफुल सपोर्टर मिल गया है, कोई एल्डर हुआ। ओह, तो वफादारियां बदल रही हैं, ये मामला और उलझेगा लगता है। पुरानी दुश्मनी और गहरी हो रही है। बिल्कुल, ये सब आगे किसी बड़े टकराव का इशारा लग रहा है। खैर, मा जियांग के दखल के बाद लिन श्वानकोंग आखिरकार गोदाम में पहुंच जाता है। और वहां उसे कुछ मिलता है। हाँ, उसे चोरों का छोड़ा हुआ एक फ्लाइंग सेबर मिलता है, एक तरह का उड़ने वाला चाकू। ये बड़ा सुराग है। अच्छा। वो फौरन अपना मनलुआ डायमंड पर्ल निकालता है, उसे सेबर के पास लाता है, और पर्ल उस पर मौजूद चोरों की गंध और आभा को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कमाल है। तो अब उसके पास ट्रैक करने का जरिया आ गया। हाँ, इसके बाद वो ग्रेट मार्श प्रीफेक्चर शहर की गलियों में निकल पड़ता है, बहुत मेथोडिकल तरीके से, मतलब एक एक करके इलाके छानता है। और यहीं पर कहानी में थोड़ी आयरनी है ना। एक मजेदार चीज होती है। क्या? एक तरफ तो लिन श्वानकोंग है, जो अपने इस अचूक मनलुओ पर्ल के साथ चुपचाप अकेले ही खोज कर रहा है। और दूसरी तरफ है जाओ युफेई और उसकी टीम। वो लोग किस पर निर्भर है? महंगे ड्रैगन ब्लड डॉग्स पर, वो खास शिकारी कुत्ते। हाँ। और वो लोग लिन श्वानकोंग को एकदम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये अकेला क्या कर लेगा। सही। और सबसे मजेदार बात यह है कि जाओ युफेई
अपनी बातचीत में अनजाने में मनुलो डेमन पर्ल की तारीफ कर बैठती है। कहती है कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रैकिंग खजाना है। अरे उसे पता नहीं कि लिन के पास वही है। बिल्कुल नहीं। उसे क्या पता कि जिसकी वो तारीफ कर रही है वो असल में लिन शुआनकोंग के पास ही है। और ये बात उसे और दुख देती है क्योंकि वो अपने परिवार के खोए हुए वैसे ही डेमन पर्ल को याद करती है। ओह, ये तो सच में आयरनी है ना? खैर, कई घंटे बीत जाते हैं। लिन शहर की गलियों में भटक रहा है। रात काफी हो चुकी है। अब वो शहर के उस इलाके में पहुंचता है जो ब्लैक टाइगर गैंग का इलाका माना जाता है। ब्लैक टाइगर गैंग, ये कोई लोकल गैंग है? हाँ, लगता तो है। और तभी अचानक मनुलो पर्ल चमकने लगता है, रिएक्ट करता है। अच्छा, मतलब चोर आसपास हैं? हाँ, पर्ल एक खास दिशा में इशारा करता है। वो उसे एक पुराने लकड़ी के घर तक ले जाता है। लिन पूरी सावधानी से अंदर जाता है और वहां जो देखता है वो चौंक जाता है। क्या क्या देखता है वो अंदर? घर के अंदर एक शादीशुदा जोड़े की लाशें पड़ी हैं। बहुत बुरी तरह से मारा गया है उन्हें, खून ही खून। बाप रे! लगता है ये काम भी उन्हीं उड़ने वाले चोरों का है। और उससे वहां एक और निशान मिलता है। क्या? एक मार्श पाइथन फॉरहेड स्केल, मतलब किसी खास अजगर के माथे का छिलका। इससे लिन समझ जाता है कि चोर अब शहर छोड़कर जा चुके हैं। शायद शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल गए हैं जहां कम सुरक्षा है। चोरों की ये क्रूरता ये दिखाती है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। आम लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। सही बात है। लिन अभी ये सब सोच ही रहा था कि अब बाहरी शहर में खोज कैसे शुरू करें। तभी पास की एक हवेली से कुछ शोर आता है और वो शोर उसका ध्यान खींचता है। ऐसा शोर जो उसकी पुरानी यादों से जुड़ा था। हाँ बिल्कुल। हवेली के बाहर ब्लैक टाइगर गैंग के कुछ गुंडे खड़े बातें कर रहे होते हैं। वो सुन लेता है। क्या बातें कर रहे होते हैं? वो लोग कह रहे होते हैं कि कैसे उनके वाइस स्टीवर्ड झांग वू ने। झांग वू? ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, ये वही झांग वू है जिसने अतीत में लिन को बहुत सताया था जब लिन कमजोर था। ओहो, तो पुराना दुश्मन। हाँ, तो वो गुंडे बात कर रहे होते हैं कि झांग वू ने जुओ यिनबिंग नाम की एक लड़की को जबरदस्ती अगवा कर लिया है और आज रात उससे शादी करने वाला है। क्या? जबरदस्ती शादी? हाँ, और झांग वू का नाम सुनते ही लिन शुआनकोंग की आंखों में खून उतर आता है। वो सब भूल जाता है, चोर खोज सब कुछ। तो अब फोकस शिफ्ट हो गया चोरों की खोज से व्यक्तिगत बदले पे। बिल्कुल। लिन का इस मामले में पड़ना ये सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं है ना? इसमें बदले की आग ज्यादा लग रही है। हाँ, साफ दिख रहा है। ये उसके पुराने जख्म को रेत देता है। झांग वू, मा शियोंग, वांगपो, इन सब ने उसे बहुत दुख दिया था। अतीत की कड़वाहट। तो अब ये मिशन पर्सनल हो गया है, हिसाब चुकता करने का मौका। हाँ, वो फौरन अपना भेस बदलता है। एक कोनिकल हैट, वो नोकदार टोपी और चेहरे पर मास्क। बन जाता है कोनिकल हैट स्ट्रेंज गेस्ट और सीधा झांग वू की हवेली की तरफ बदला लेने के लिए। वो इंतजार नहीं करता, दीवार फांदता नहीं, दीवार तोड़कर एक धमाके के साथ सीधा झांग वू के शादी वाले कमरे में। अरे बाप रे, सीधा कमरे में? हाँ, अंदर झांग वू उस लड़की जुयू युनबिंग को धमका रहा होता है। वो अचानक हुए हमले से चौंक जाता है, फिर टोपी वाले अजनबी को पहचान लेता है। पहचान लेता है कि ये लिन शुआनकोंग है? हाँ, और डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो चीखता है, मदद के लिए चिल्लाता है। और लिन क्या करता है? इस बार वो मनलोआ पर्ल यूज नहीं करता। इस बार बारी है ट्विन वाइन डेमन पर्ल की। ओहो, हमले वाला पर्ल। हाँ, और पलक झपकते ही जमीन से मोटी मोटी बेलें निकलती हैं, किसी सांप की तरह झांगवू को जकड़ लेती हैं। और फिर वो इतनी जोर से कसती हैं कि कड़ाक उसकी टांगों और कूल्हे की हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज आती है। झांगवू दर्द से पागलों की तरह चीखता है। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजती हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। ये सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं है, इसका साइकोलॉजिकल असर देखो। हाँ, झांगवू की वो दर्दनाक चीखें और उस अजनबी की बेरहमी। हवेली में ब्लैक टाइगर गैंग के 100 से ज्यादा गुंडे थे, हथियारबंद। वो मदद के लिए दौड़े भी, लेकिन वही टिटक गए। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। उनकी संख्या, उनके हथियार, गैंग की वफादारी, सब बेकार उस एक आदमी के खौफ के सामने। कोई आगे नहीं बढ़ा। डर सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि डर कैसे काम करता है। और लिन शुआनकोंग इस डर का पूरा फायदा उठाता है। वो झांग वू को मारता नहीं है, फिर उसे अपाहिज दर्द से तड़पता वो छोड़ देता है और जाते जाते कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। अच्छा, लेकिन याद रखना, मैं किसी भी दिन वापस आ सकता हूँ तुम्हारा सिर लेने। अरे तेवा,
ये तो मौत से भी बदतर सजा है, हमेशा मौत के डर में जीना। हाँ। ये बहुत सोचा समझा और क्रूर मनोवैज्ञानिक दांव है। उसे मारकर खत्म करने से ज्यादा बड़ी सजा है ये। सही। और ये लिन शुआन कोंग के बदले हुए रूप को भी दिखाता है। वो अब सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो बेरहम और हिसाब बराबर करने वाला बन गया है। झांगू का काम तमाम करने के बाद लिन उस लड़की की तरफ मुड़ता है, जुओ युनबिंग। वो बेचारी डरी सहमी खड़ी होती है। उसे बचाता है। बचाता तो है, लेकिन यहाँ भी वो कोई सीधा साधा हीरो नहीं बनता। वो जुओ युनबिंग से कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बदले में मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन एलिक्सिर बनाने की विधि चाहिए, वो खास दवा की रेसिपी। क्या रेसिपी मांगता है? हाँ, कहता है या तो रेसिपी दो या मैं तुम्हारी जान वापस ले लूंगा। अरे ये कैसा सौदा है? बेचारी जुओ युनबिंग, उसके पास कोई चारा नहीं बचता। इस खतरनाक आदमी के सामने वो ना चाहते हुए भी वो एल्केमी की पुस्तिका, वो मैनुअल उसे दे देती है। लेकिन वो सोचती तो होगी कि ये क्या करेगा इसका। हाँ, वो मन ही मन सोचती है कि एल्केमी सीखना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, इसमें सालों लगते हैं, टैलेंट चाहिए, ये आदमी शायद इसे कभी सीख ही न पाए। या फिर वही लेन देन वाला हिसाब आ गया। लेकिन लिन की मोटिवेशन क्या है? क्या वो सच में एल्केमी सीखना चाहता है? ये एक सवाल है। या सिर्फ उस लड़की से कुछ वसूलना था? और ये भी सोचना होगा कि क्या एल्केमी सीखने से उसकी वो लाइफ प्लेट, विगरस इन ओल्ड एज वाली, उस पर कोई असर पड़ेगा? उसे लंबी उम्र मिल सकती है क्या? हो सकता है। बाद में जब ली शियाओलान को पता चलता है तो वो बड़ी प्रैक्टिकल बात कहती है। क्या कहती है? वो कहती है, अरे सीधे बनी बनाई दवाई मांग लेते, ये रेसिपी लेकर क्या करोगे? एल्केमी सीखना कितना मुश्किल है, टैलेंट चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए। सही बात है। इन सब मुश्किलों के बावजूद लिन का इसे सीखने का सोचना, या तो वो बहुत आशावादी है या उसे अपनी किसी छिपी हुई क्षमता पर भरोसा है। खैर, जो भी हो, उसे वो कीमती एल्केमी मैनुअल मिल जाता है। वो रात को हवेली से निकलकर वापस अपने ठिकाने पहुंचता है और उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में कुछ समझ पाता है। और कहानी यहाँ एक और सस्पेंस पर खत्म होती है। अगली सुबह वो सोच रहा होता है कि अब बाहरी शहर जाकर चोरों को ढूंढा जाए। तभी उसे यिन टैलिस्मैन सेक्ट की म्यूल स्ट्रीट ब्रांच से एक अर्जेंट मैसेज मिलता है। बुलावा। हाँ, फौरन हाजिर होने का हुक्म, किसी जरूरी मामले के लिए। ओहो, अब ये नया क्या मामला आ गया? ये बुलावा कई सवाल खड़े कर देता है। जैसे? पहला तो ये कि मा रूसोंग, जिसे मा जियांग ने बेइज्जत किया था, कहीं वो बदला तो नहीं ले रहा? ये बुलावा उससे जुड़ा है क्या? हो सकता है। दूसरा, झाओ यूफे और उसकी टीम, वो अभी भी कुत्तों के साथ चोरों को ढूंढ रहे हैं, क्या उन्हें कुछ मिला? तीसरा, वो उड़ने वाले चोर, वो अभी भी आजाद हैं और शायद बाहरी शहर में ही हैं, जैसा लिन ने सोचा था। सही। चौथा, लिन के हाथ अब एल्केमी सीखने का चांस लगा है, क्या ये उसके लिए नई ताकत बनेगी या नया सिरदर्द? हाँ, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल, ये बुलावा है किस लिए? चोरों के बारे में है, सेक्ट की पॉलिटिक्स, या फिर ये जो झांगवू वाला कांड किया है उसकी वजह से? पता नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन अध्यायों में हमने देखा कि कैसे मनलुओ पर्ल ने रास्ता दिखाया, ट्विन वाइन पर्ल ने बदला लिया और एक अनचाहा इनाम मिल गया, एल्केमी मैनुअल। बहुत कुछ हुआ, लेकिन उलझने अभी बाकी हैं, खतरा टला नहीं है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है ना? कैसा सवाल? कि ये जो डेमन पर्ल जैसी शक्तिशाली बाहरी चीजें हैं, इन पर निर्भर रहना, क्या ये असली साधना, मतलब अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाने के रास्ते से भटकना है, एक तरह का शॉर्टकट? अच्छा पॉइंट है। या फिर इस खतरनाक बेरहम दुनिया में, जहां हर तरफ साजिशें और धोखा है, क्या ये टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है? मतलब मजबूरी है। हाँ, एक तरह से। अब लिन शुआन कोंग इन बाहरी ताकतों को, डेमन पर्ल्स और अब शायद एल्केमी भी, अपनी खुद की मेहनत, अपने अंदरूनी विकास के साथ कैसे बैलेंस करेगा? ये एक बड़ी चुनौती होगी उसके लिए। बिल्कुल, खासकर आप जब एल्केमी सीखने का ये नया रास्ता और बोझ दोनों सामने हैं। इस पर वाकई आगे सोचने की जरूरत है।